आवाज अड्डा में ये है बिहार का चुनावी दंगल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़े ही कांटे की टक्कर इस वक्त बिहार में चल रही है, जैसा कि उम्मीद थी, और हर पल जो कांटा है वो बदलता भी जा रहा है। चुनाव और इसके नतीजे बेहद दिलचस्प हो चले हैं और हम समझते हैं आपकी दिलचस्पी, इसलिए हम आपके लिए आवाज अड्डा का यह मेगा एडिशन लेकर आए हैं और इसमें मेरे साथ नन अदर देन नीरज बाजपेयी मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए शुरुआत इसी से हो सकती है कि ताजा तस्वीर दर्शकों को सबसे पहले बताई जाए। जब एग्जिट पोल थे तो उस दिन भी बड़ी कश्मकश थी और आज तो मतलब जिसे कहते हैं कि एकदम ही वो चीज खुलकर आ गई है कि कभी इधर लगता है तो कभी उधर लगता है। विपिन, ईवीएम के जमाने में शाम को 6 बजे तक इस तरीके की काउंटिंग अभी भी चल रही, जहां 40% वोट अभी गिने जाने हैं। ये कोविड का भी कमाल है कि कोविड की वजह से बहुत ज्यादा मशीन्स और स्टेशन बनाए गए, तो इतनी देर लग रही है काउंटिंग में, और 40% वोट अभी काउंट होने मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए चलिए सबसे पहले आपको ताजा आंकड़ा दिखाते हैं कि इस समय की ताजा तरीन माहौल क्या है, कौन कितनी सीटें जीत सकता है, रुझान और नतीजे जो एक साथ हमें देखने को मिलेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर नजर डालिए, यहाँ पे 243 टोटल सीट्स हैं बिहार में। उसमें से अब तक के जो रुझान दिख रहे हैं उसमें 123 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, जिसमें बीजेपी और जेडीयू, वीआईपी और एचएएम शामिल हैं। 123 सीटें हैं यहाँ पे। जो आरजेडी प्लस है, इसके अंदर कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई-एमएल ये पार्टियां शामिल हैं और इनकी टैली 112 पे है। 2 सीट का इनको गेन हो रहा है, एनडीए को 2 सीट का नुकसान हो रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी 0 पे है। ये इस पूरे चुनाव का एक्स फैक्टर है कि जिन्होंने एनडीए से झगड़ा किया, जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़े और सीटें एक भी नहीं मिल रही हैं। लेकिन अभी जब हम लोग डिटेल में बात करेंगे तो बहुत जगहों पे इन्होंने खेल बिगाड़ा जरूर है। तो ये इनकी टैली दिख रही है। अन्य में 8 है जहां पे बहुत सारे निर्दलीय या छोटे छोटे दल जो लड़े थे वो हो सकते हैं। एनडीए के अंदर देखिए 123 पे जो इनकी बढ़त या जीत है, उसमें से 73 सीटें बीजेपी की हैं, 42 सीटें जेडीयू के हैं। यहां पे भी उलटफेर है। पिछली बार ये आंकड़ा उलट कर दीजिए आप, तो जेडीयू की सीटें बहुत ज्यादा थी और बीजेपी की कम थी। इस बार वो बिल्कुल पलट गया है और चुनाव के हिसाब से अगर आप देखें तो बीजेपी को इसमें जबरदस्त गेन हुआ है, क्योंकि बड़ी पार्टी के तौर पे उभर के सामने आ रही है। बाकी सहयोगी दलों में 3 इस तरीके से 11 सीटें मिल रही हैं सबको। लेकिन जेडीयू के खेमे से अलग निकल के जब हम आरजेडी में जाते हैं तो यहां पे कांग्रेस की स्थिति देखिए आप। 20 या 21 सीटों पे लीड या विन है इनका, और वो तब जब ये 70 सीटों पे लड़े थे, और आरजेडी को 73 सीटों पे बढ़त या जीत है। बाकी सीपीआई और सीपीआईएमएल 3 और 11 यानी 14, 112 पे इनकी बढ़त चले। ये आंकड़ा बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है, 112, 114, 123 इस तरीके से बदल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी ये कहना बहुत मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, सत्ता किसके हाथ में जाएगी, क्योंकि 40% वोट अभी भी गिने जाने हैं। और विपिन, सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारी सीट्स हैं, तकरीबन 100 सीट ऐसी होंगी जहां 5000 या उससे कम के अंतर की लीड है और कोई भी वहां पे बाजी पलट सकता है। तो ये इतना कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स चुनाव, या इतना अभी भी विस्मयकारी है कि आपको हर पल एक चौंकाने वाली चीज देखने को मिलती है। इसी पे बातचीत करेंगे। बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारे कॉम्बिनेशन थे, बहुत सारे समीकरण थे, लेकिन जो टैली हमें दिख रही है मुझे लगता है कि रात काली होगी। सभी चुनाव आयोग पहले ही ये चेतावनी दे चुका है कि देर रात हो सकती है नतीजे आते आते। तो हो सकता है कि जैसे आप कहें कि शायद अगली सुबह, और बिल्कुल मुझे क्यों लग रहा है कि बहुत कुछ मध्य प्रदेश की कहानी, वहां भी अगला दिन हो गया था। एग्जैक्टली वहां पर भी आपको पता नहीं लग पा रहा था कि कौन जीता कौन हारा, और अगली सुबह हो गई थी। तो बिहार में देखते हैं कि कितनी तेजी होती है, और वो तो एक सामान्य वक्त था। लेकिन यहां पर कोरोना प्रचंड वेग पर है, तो देखना होगा कि यहां होता क्या है। राइट, तो अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, चर्चा को खोलते हैं। एक पिक्चर आपने देख ली। चर्चा में हमारे साथ शामिल होने जा रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, कांग्रेस से जुड़ रहे हैं प्रवक्ता आलोक शर्मा जी, जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा साहब जुड़ेंगे, आरजेडी से शामिल हो रहे हैं प्रोफेसर रामबली सिंह, एलजेपी से आए हैं प्रवक्ता असीम खान, और साथ में है वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत यहां पर गोपाल जी आपसे ही कर लें, और आपको बहुत बधाई भी कि आप अभी तो नतीजा जो भी हो, लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन यहां बहुत बढ़िया हो गया है और इस समय तो वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर खड़ी हुई है बिहार के अंदर। नीरज जी और विपिन जी, हमें तो ये आज की डेट में ट्रेंड्स को ही सेलिब्रेट करने का इस वक्त मौका है। फाइनल रिजल्ट जो भी आएगा, लेकिन एक चीज बात बिल्कुल ध्यान में रहनी चाहिए
कि जो कल तक इस बात के लिए सेलिब्रेट कर रहे थे कि एग्जिट पोल में जो मिनिस्कुल सर्वे होता है कुछ लोगों से बात करके तो वो आउटकम बताने की कोशिश कर रहे थे, जब आज 60% का रिजल्ट आ गया आपके सामने, तब भी उसको हम ट्रेंड के रूप में ना माने तो यह एक थोड़ा हास्यास्पद लगता है, लेकिन फिर भी हम वेट करेंगे। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात इस बात में यह मुझे सब ध्यान में आती है यहाँ पे बिहार इलेक्शन में, क्रेडिबिलिटी की बात है जो कि इस इलेक्शन में एस्टेब्लिश हुई है कि जो नेता क्रेडिबल है लोगों के सामने उसकी बात तो लोग सुनेंगे, बाकी आप कुछ भी अनर्गल कुछ भी बातें करते रहें तो वह आज के डेट में उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यह एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से विषय है जो हम सबके सामने आता है, और अल्टीमेटली यह एक तरीके से इंट्रोस्पेक्शन भी है कुछ पार्टीज के लिए कि किस तरह से हमने राजनीति करनी चाहिए और किस तरह से जनता की बात को तवज्जो देना चाहिए, कौन से लोग इनसिग्निफिकेंट होते जा रहे हैं राजनीतिक परिदृश्य में भारत के, ये सब बातें सामने आती है। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी आती है कि डेवलपमेंट जो इशू है वो स्टैब्लिश हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जनता का भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, गुड गवर्नेंस, ये इशू बिहार के इलेक्शन में सामने मजबूती से आए। यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वह एजेंडा बना है इस बार बिहार की जनता के इलेक्शंस का। गोपाल जी, आप एग्जिट पोल की आलोचना कर रहे हैं, ठीक है, आपका हक है, करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं है सर। उस एग्जिट पोल में भी बीजेपी को एकदम किसी ने डिस्काउंट या खत्म नहीं किया था कि कुछ फ्रे में नहीं है। अगर आप ध्यान से उनको देखें तो सब में उस मैजिक फिगर के आसपास तक नंबर उसको दिए गए थे। अब 5% का मार्जिन ऑफ एरर तो आप लेके चलेंगे ना एग्जिट पोल्स पे, तो इसलिए ये कहना कि बिल्कुल ये उस पोल से उलट आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। 120, 22, 24 तक बीजेपी को भी रेंज में दिए गए थे, लगभग उसी के आसपास चल रहे हैं। नहीं, लेकिन उसके ऊपर जो कुछ लोगों ने नरेशन क्रिएट किया था कि तेजस्वी यादव की वेव हो गई, हम लोग भी थोड़े से झिझक गए थे। तो ये जो वेव आ गई है और तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, तो यह जो नरेशन क्रिएट करने का एक खास वर्ग का जो एटीट्यूड है वह भी एक बार मुझे लगता है डेमोक्रेसी के लिए एक सोचने की बात है। और कुछ लोग तो फिर उसके लिए अभी भी देखिए भूमिका बनाने लग गए कि ईवीएम है, ये है, मतलब इस तरह से। तो यानी आप पूरे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को ही डिनाउंस करते हैं अगर आपके साथ कोई आपके पक्ष में कोई वो नहीं आता। अभी मनोज झा और उन लोगों के स्टेटमेंट देख लीजिए आरजेडी के, और इवन इलेक्शन के पहले राहुल गांधी का देख लीजिए कि ये ईवीएम नहीं एमवीएम है। तो इस तरह का आप प्रजातंत्र में इंस्टीट्यूशंस को डिनाउंस करके, नरेशन को बिल्ड करके। अभिषेक झा जी के पास चलते हैं। गोपाल जी, आपके सहयोगी हैं अभिषेक झा जी, जनता दल यूनाइटेड से। अभिषेक जी, खुश हैं आप इस परिणाम को देख करके, जो परिणाम रुझान अब तक आपके सामने है? देखिए, भले ही एग्जिट पोल में कुछ भी कहा गया, लेकिन उन सब के बावजूद हमारी पूरी पार्टी बहुत आशान्वित थी कि बिहार की जनता निश्चित रूप से विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगी और अपना मैंडेट पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए को ही देगी। हाँ, हम ये चाहते थे कि भाई सीटें और ज्यादा आए एनडीए को। अभी कांटे की टक्कर दिख रही है, लेकिन हमें लगता है कि जब कुछ समय और बीतेगा, जहां भी कांटे की टक्कर है और मार्जिन कम है वोट्स का, वहां भी हमारे ही कैंडिडेट जीतेंगे। इससे हमारी जीत का मार्जिन बढ़ेगा। तो बिहार की जनता ने एक बार फिर बता दिया कि जो भी कोई झूठे सब्जबाग दिखाकर वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करता है, जनता को बेवकूफ बनाकर उनका वोट लेने की कोशिश करता है। आपको अपने बिहार के जो छोटे भाई जिनको आप मानते हैं बीजेपी, उनका थैंक यू करिए सर, उनकी वजह से ये नंबर आ रहे हैं। आप तो रेस में नहीं दिख रहे हैं। आप देखिए ना, तीसरे नंबर की पार्टी है आप वहां पे। मुझे कहने दीजिए, आपने सवाल पूछा। देखिए, बड़े भाई छोटे भाई का जो कॉन्सेप्ट है, ये मीडिया का दिया गया है। कभी हमारी पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहा गया क्या कि हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, हम मझले हैं? इस तरह की कोई बात नहीं। और दूसरी बात, आप सब लोग जानते हैं कि बिहार में एनडीए के अंदर क्या हुआ है। लोजपा ने किस तरह की नकारात्मक राजनीति की है, किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित थे वो लोग। हालांकि अब हर्ष समझ में आ रहा होगा कि हाथ में लड्डू मिल गया है।
लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर और नकारात्मक राजनीति करके उन लोगों ने जानबूझकर वोट कटवा की भूमिका निभाई है। नहीं तो आप बताइए कि राघोपुर में तेजस्वी यादव जी जीत पाते क्या, या जो आगे चल रहे हैं वो आगे चल पाते क्या? उन्होंने बीजेपी को भी डैमेज किया है और जानबूझकर एनडीए को डैमेज किया है। हमेशा दम्भ भरा कि भाई हम हनुमान हैं, लेकिन उन सब के बावजूद अंतिम में जिस तरह का कार्य उन्होंने किया है, बिहार की जनता समझ गई है सब कुछ। उन्होंने कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अपने मंसूबों में बेचारे कामयाब नहीं हो पाए हैं। जी, आपका दर्द बिल्कुल वाजिब है, आपका दर्द जो है वाजिब है कि सबसे ज्यादा नुकसान उन्होंने आपको पहुंचाया, यानी जेडीयू को। उनकी सीटें जबरदस्त कम हुई हैं। और अभी पूछ लेते हैं असीम खान जी बैठे हुए। असीम खान जी, यही आपका लक्ष्य था कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है जेडीयू को? नहीं, हमारा मकसद तो हमें अपनी पार्टी को खड़ा करना था। पूरे बिहार में हम लोग 135 सीटों पे लड़े, हमारा मकसद अपने लिए था। वाह, असंभव नीतीश का नारा देने वाले ये लोग आज लड्डू पर आ गए हैं। जरा सोचिए कि किस तरह से ये लोग बिहार की जनता को गुमराह कर रहे थे। भाजपा लोजपा की सरकार बनेगी, अरे आपका कोई प्रतिनिधि भी जा पाएगा सदन के अंदर? इस पर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क। असीम जी को जवाब देने दीजिए ना अभिषेक भाई। चाल चरित्र चेहरा अभी काफी समय मिलेगा आपको अपनी बात रखने का। असीम भाई बोलिए। नहीं, हमने तो पहले ही कहा था, शुरुआत में डे फर्स्ट से हम बोल रहे थे हमारे पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, जो भी कुछ है पाने के लिए है। तो हम लोगों ने अपना जो भी किया, निर्णय लिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया। उसमें आपको क्या दर्द हो रहा है इस चीज का? तो आपको तो ये क्यों होगा? हमें अपना पार्टी, सभी को अपनी पार्टी का अधिकार है अपने लड़ने का। इसे डेमोक्रेसी में सब अपनी पार्टी को अधिकार है। और भी बहुत सारी क्षेत्रीय दल भी लोग चुनाव में हिस्सा लिए हैं, तो इसी तरीके से हमने भी उसमें हिस्सा लिया। और ये तो जनता का मैंडेट है और जनता का जनार्दन है, जो उसका निर्णय है वो सर्व माथे पर है। हमने तो ये नहीं कहा कि जनता ने हम। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देख लेते हैं। अब जरा देखते हैं कि क्या किसको क्या लग रहा है, क्योंकि ये मुकाबला तो बड़े कांटे का है। लगातार आपके स्क्रीन पर अपडेट हो रहा है। आरजेडी के पास इस समय या जो महागठबंधन है 113 सीटें हैं और बाकी 122 पे चल रहा है एनडीए। लेकिन किस करवट बैठेगा ऊंट अभी तो कोई नहीं कह सकता। आलोक शर्मा जी, आप साथ में हैं तेजस्वी यादव के और महागठबंधन के बड़े वरिष्ठ यहाँ पे सहयोगी भी हैं। आपकी अपनी सीटें जरूर यहाँ पे थोड़ी हल्की दिख रही है, लेकिन क्या आपको भरोसा है कि जब ये काउंटिंग खत्म होगी तो जीत अंततः महागठबंधन की होगी? देखिए, पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं कि जीत महागठबंधन की होगी और अच्छे मार्जिन से होगी। आज अभी भी इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं नीतीश जी के इशारे पे पूरी तरह से पोस्टल बैलेट जो आधे रोके गए हैं उनकी काउंटिंग पूरी क्यों नहीं हुई है, इसका जवाब नहीं दे पा रहा है। आज ऐसा लग रहा है कि अधिकारी जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के इशारे पे काम कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन, ऐसा प्रतीत हो रहा है, बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। अभी लगभग 42% काउंटिंग होनी बाकी है। उसके अंदर भी आप अगर जो अभी तक के भी रुझान देखें, अभी मैं एक टीवी चैनल पर देख रहा था बक्सर सीट में, उसमें वहाँ पर बीजेपी को दिखाया गया कि वो लीड कर रही है, जबकि वहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट ऑलरेडी जीत के डिक्लेयर हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी कहीं ना कहीं वह खेल जो है वो काफ़ी हद तक बाकी है। अभी आप ये देखिए कि जिस तरह से जो चुनाव प्रचार हुआ उसमें पूरी तरह से नज़र आ रहा था कि जनता बदलाव चाहती है। और जनता इसलिए बदलाव चाहती है कि मोदी जी के जो खोखले वायदे थे उनमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ था और मोदी जी को नीतीश जी के ऊपर भरोसा नहीं था, इसीलिए उनके घर में उन्होंने चिराग लगा दिया था। प्रचार में मोदी जी ने तमाम जिस तरह का भी इंसल्ट कर सकते थे नीतीश जी का, वो उनको फोटो से गायब करना, अखबारों के इश्तिहारों से गायब करना, मंच पर उनका अनादर करना, आलोक जी के बारे में ज्यादा। आलोक जी, आप जो भी प्रचार कर रहे थे, कांग्रेस को देखिए ना सर, किस स्थिति में कांग्रेस, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपने कितना सहयोग किया आरजेडी का? 20 सीटों में स्ट्रगल कर रहे हैं आप। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे 5 से 6 कैंडिडेट का तो मुझे ही पता है जहां पर तेजस्वी जी की सभा मैंने कराई है। हार हो जीत हो, चुनाव प्रचार कैसे, अपना कंट्रीब्यूशन बताइए ना आप। कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन क्या है? से सत्ता में नहीं है। हाँ, देखिए, हम वहां पर 30 वर्षों से सत्ता में नहीं है। जहां तक कांग्रेस के कंट्रीब्यूशन की बात है, रिजल्ट आने दीजिए, कांग्रेस का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा। कांग्रेस ही थी जिसने कम्युनिस्टों को भी साथ इस गठबंधन में लाने में पूरी तरह से अपनी अहम भूमिका निभाई है और एक सेक्युलर फ्रंट और एक विकल्प के तौर पर वहां पर बिहार की जनता को दिया है। आज मुझे लग रहा है कि
अभी थोड़ा सा और 2-3 घंटे देखना चाहिए। ये सवाल मीडिया के साथियों को उठाना चाहिए कि भाई ऐसी क्या दिक्कत हो रही है कि अभी तक जो है रिजल्ट और काउंटिंग इतनी स्लो क्यों चल रही है, लेकिन कोई मीडिया का साथी इस सवाल को उठाने को तैयार नहीं है। एक 31 आलोक, जब फिर अभी इस पर फिर आपको बुरा लगेगा, हारे को हरनाम वाली बात आप कर रहे हैं। काउंटिंग हो रही है, खुद इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि इस बार बहुत ज्यादा मशीनें लगाई गई थी, इसलिए काउंटिंग में देर हो रही है। ऐसे थोड़ी काउंटिंग रोक दी गई, अमेरिका की तरह के बीच में रुकी हुई है, यहां तो चल रही है ना। मैं फिर कह रहा हूं ना, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग आधी रोक दी गई है। वो होगी ना, मेरी बात ये कहा जा रहा है कि नहीं होगी। ये वाले जो तर्क होते हैं सर, ये फिर डिफरेंट दिशा में चले जाते हैं। पोस्टल बैलेट की जब नहीं देखिए, सबसे पहला सवाल ही पोस्टल बैलेट पे था नीरज जी कि कोरोना की आड़ में आपने 60 वर्ष से ज्यादा का सारा पोस्टल बैलेट में डाल दिया। गुजरात चुनाव का भी याद कीजिए, गुजरात के एक मंत्री हैं भूपेंद्र चुडासमा, एजुकेशन मिनिस्टर, 1 मिनट सुनिए जरा, वो हार चुके हैं पोस्टल बैलेट में, उनको जिताया गया था बाद में, 2 बार हाई कोर्ट, अहमदाबाद हाई कोर्ट ने उनको हरा दिया है, लेकिन आज भी वो मंत्री बने हुए हैं। ये पोस्टल बैलेट का खेल बीजेपी बहुत अच्छे से खेलती है। आज हम यही कह रहे हैं कि जब एक बार काउंटिंग पोस्टल बैलेट की हुई थी शुरू, तो उसको कंप्लीट क्यों नहीं किया गोपाल जी, आप लोग खेल कर रहे हैं क्या? सवाल है, इनका उत्तर इलेक्शन कमीशन से। गोपाल जी खेल कर रहे हैं आप लोग? कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट से बीजेपी जीतेगी। नहीं, मैंने उदाहरण दिए, 2 उदाहरण दिए, उनका उत्तर दीजिए ना। बक्सर में क्या हो रहा है? सुन लो ना, मैंने गुजरात के एक मंत्री का स्पेशली नाम ले रहा हूं, तो बताइए ना क्या है वो। कह रहे हो पोस्टल बैलेट से हम चुनाव का नतीजा बदल देते हैं, और अभी तो हम वैसे ही जीत रहे हैं, तो फिर पोस्टल बैलेट का क्यों क्वेश्चन उठा रहे हो अभी आप? अगर चुनाव का नतीजा पोस्टल बैलेट से बदलना है तो फिजिकल अभी तक के काउंटिंग में क्यों हमारी आगे की जीत हो रही है? अरे कुछ तो आप ईवीएम को पहले अभी बक्सर की सीट का एक उदाहरण दिया भाई, उसको भी वेरीफाई कर लीजिए क्या है वो, ऐसा क्यों आ रहा है, इतना लंबे समय क्यों लग रहा है? क्योंकि देखिए ये एक ऐसा पटना सवाल है जहां आप दोनों एक दूसरे को कुछ और बात उनको भी सर्टिफिकेट्स बोलिए क्यों नहीं मिल रहे हैं उनको सर्टिफिकेट? मुझे ये कहना है चीज हरियाणा में कांग्रेस कब आत्म चिंतन करेगी, या अपोजिशन का जो नेशनल लेवल पे रोल है ना, वो उसको जो रोल जनता ने उनको दिया है वह तो निभाओ। जो आप कह रहे हो कि हमें सत्ता में ले आओ, अरे आपको जब जनता ने अपोजिशन का रोल दिया था, आप वो निभा रहे हो क्या? हम लोग 65 साल। चलिए इस पे बात करेंगे। मैं प्रोफेसर रामबली साहब के पास जाता हूं। अभी की बात कर ले सर, लोगों का पूरी दिलचस्पी इसमें है कि बिहार में क्या होता है। अभी पुरानी बात पे नहीं जाएंगे। प्रोफेसर रामबली सिंह, प्रोफेसर सिंह, जब एग्जिट पोल आए थे तो लग रहा था कि बिल्कुल जैसे कि सही कह रहे हैं वो गोपाल जी, उस दिन बहुत सारे जो विश्लेषक थे उन्होंने कह दिया था, मान लिया था, और एग्जिट पोल लगभग एक लाइन में बोल रहे थे, कोई इक्का दुक्का पोल ही आगे गया था, और वो भी अंतर नहीं है। देखिए अभी 40% वोट गिनना बाकी है, 114 122, मतलब ये आंकड़ा किस तरफ चला जाए, और इतना थिन मार्जिन पे काम हो रहा है कि कोई नहीं कह सकता कि एंड रिजल्ट क्या होगा। डॉक्टर रामबली सिंह, प्रोफेसर साहब, आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि रिजल्ट फाइनली आपके हिस्से में आएगा, जो प्रोजेक्शन थे वही बैठेंगे, या फिर शायद थोड़ा सा कमी रह जाने वाली है? देखिए अभी तक जो मैं चाहूंगा कि रामबली जी का ऑडियो एक बार दोबारा से चेक किया जाए। बली साहब सॉरी, थोड़ा अभी आपको सुन नहीं पा रहे, लेकिन लौटेंगे। आलोक मेहता जी के पास जाते हैं। आलोक जी, आपने कई चुनाव देखे हैं, और अभी ये जो जिस तरह की कश्मकश में ये चुनाव पहुंच गया है, इसमें जैसा नीरज जी बता रहे थे, कोविड का भी एक बड़ा रोल है कि जो ईवीएम मशीन है उनकी संख्या ज्यादा है और गिनती थोड़ा सा स्लो चल रही है, और इतना क्लोज है कि बहुत थिन मार्जिन पे हार या जीत खड़ी हुई है। कितनी बार इस तरह के मौके बनते हैं? देखिए हमेशा कई जहाँ पर इस तरह के कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश रहा, बिहार रहा, कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब बिल्कुल कांटे का, मध्य प्रदेश में भी हम लोगों ने हमने देखा 2 दिन तक हिसाब चलता रहा कि कौन आगे होगा। अगले दिन जाकर राजस्थान में तो सीपी जोशी जी 1 वोट से हारे, तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, केवल 1 वोट से। तो इसलिए कांटे का मुकाबला है। कल भी हमने नीरज जी के साथ हम जब चर्चा कर रहे थे, तो निश्चित रूप से ये कांटे का मुकाबला है। लेकिन देखिए एग्जिट पोल में कई जगह तो बिल्कुल लहर जैसा बताया गया था, उस दृष्टि से हमें लगता है कि लहर नहीं बन पाई, ये मानना पड़ेगा। तेजस्वी जी ने अपने को स्थापित कर लिया। देखिए आज इसका निष्कर्ष इतना तो हमें इस समय तक, जब 6 बजा है, 7 बजने वाला है, उस समय तक तेजस्वी जी बिहार के एक प्रमुख नेता के रूप में
लालू जी के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित हो गए, नंबर 1। दूसरा, नीतीश जी को भी राइट ऑफ करने वाले लोग गलतफहमी में रहे, और बीजेपी ने भी जो उसका धीरे धीरे चलने की स्टाइल है उसमें वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दी है। और ये इस बात का प्रमाण है कि राजनीति में ये परिपक्वता यदि हो और जल्दी में जो दूसरी कई पार्टियां करती है ना कि रातों रात हम वो हो जाएं, रातों रात हम चमत्कार दिखा दें, वो जो नहीं हो पाता है, ये इस बात का सबक आज की उसमें दिखाई देता है। इसलिए मैं नतीजे पर, आप देखिए किसी ने अभी लड्डू नहीं बांटे हैं, हम और आपको छोड़ दीजिए, हम वो चाहे जी मान रहे हैं, और मैं भी मानता हूं कि देखिए यदि 5 सीटें कम पड़ी तो कहीं से भी, अभी मध्य प्रदेश में तो 21 सीट जीत के आ गए, मतलब लगभग जीत रहे हैं ऐसा बता रहे हैं। हाँ। जो आपके सारे सर्वे अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है, तो इसलिए दल बदल करके भी लोग आ गए और चुनाव लड़ लिए, तब भी बीजेपी एनडीए सरकार बना सकेगी ऐसा लगता है। चूंकि यदि 123 जो आप दे रहे हैं, यदि वो 125 भी पहुंच गई तो सरकार वैसे बन गई, और कुछ लोग अपने आप दौड़ करके आ जाएंगे चरणों में। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा तेजस्वी जी, हो सकता है कि कल जनता दल से टूट कर तेजस्वी के साथ चले जाएं, तब सरकार बना ले, लेकिन आज की तारीख में ये दिखाई दे रहा है कि पलड़ा फिर से नीतीश कुमार का भारी है। अब वो ईवीएम का किस्सा, वो अदालत में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वो अपना आप है, उसमें हम और आप विवाद में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि ट्रम्प साहब तो अभी भी हार नहीं मानने को तैयार हैं। तो यहाँ राहुल जी भी नहीं माने या तेजस्वी न माने तो हम और आप क्या कह सकते हैं? जी जी, नहीं ये तो ठीक है, ये उनका आउटलुक है, उनका हक है कि आप कब स्वीकार करें हार या ना करें, लेकिन सच्चाई इस वक्त की ये है कि बहुत कांटे का मुकाबला चल रहा है, और काउंटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, धड़ों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। और आलोक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पार्टी कार्यालय का रुख कुछ और है, हमारे साथ जब बातचीत करें तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और है। आलोक जी, आलोक शर्मा जी, यह कहना है कि आप किसी का हक ये कैसे कह सकते हो कि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को वो ना माने? ये कैसे कह सकते हो? कांग्रेस जो रिजल्ट आएगा उसको नहीं मानेंगे? ये उनका हक नहीं है। प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशन और प्रक्रिया, नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। वो उनको मानना पड़ेगा, लेकिन वो उसको ईवीएम पे थोपे या वो कहें कि बैलेट वाले नहीं गिने, वो कहने का उनका हक है। चुनाव के परिणाम तो आपको मानने पड़ेंगे, नहीं मानते तो अदालत चले जाइए अगर आपको बहुत वो है तो, वो उनका हक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो अमेरिका में भी यही हो रहा है, देखिए वो भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करे, उसको हम आप छीन नहीं सकते। कर्तव्यों का निर्वहन, हाँ, लेकिन सवाल यह है कि जो देखिए, अब चुनाव के मुद्दों पे आ जाइए ना, परिस्थिति जो बन रही है उसमें अभी भी गोपाल जी आप दावे के साथ नहीं कह सकते हैं। हम कह भी नहीं रहे, नहीं अभी आप कह रहे हैं कि कोई शक नहीं बचा इसमें, क्योंकि कांटा बहुत तेजी से इधर उधर हो रहा है सर, और 40% वोट गिना जाना बड़ी संख्या है। नहीं, कल जो एग्जिट पोल आ रहा था तब उतने छोटे सैंपल से भी हम लोग उस ट्रेंड को मान रहे थे। तो आज जब 60% वोट काउंट हो चुका है तो यह भी तो एक मेजर ट्रेंड को ही दर्शा रहा है ना, कि किस तरफ रुझान है लोगों का। आज एनडीए के तरफ रुझान है, ये तो स्पष्ट है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ भी हो जाए, बट बेसिकली रुझान जो ट्रेंड है वो तो स्टेब्लिश हो रहा है ना, ये कि जो तेजस्वी के बजाय एनडीए की तरफ है और कांग्रेस को पूरी तरह नकार रहे हैं लोग। अच्छा गोपाल जी, आपको ऐसा लगता है कि आपने रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान को अगर मना लिया होता तो ये कशमकश की स्थिति इस समय तक नहीं चलती? नहीं, देखिए क्या होता है, मनाने का एक हद होता है। मेरे को तो लगता है कि हम लोगों ने स्टैंड लिया इसीलिए हम जीत रहे हैं, नहीं तो वो कॉम्प्रोमाइज करके जिस तरह की वो सीटों का बार्गेन कर रहे थे तो वो हम लोगों ने नहीं किया। तो यह हमारे नेतृत्व का बड़ा पक्का वो है कि उनका निर्णय और सही होता है, और वो सही आकलन भी करते हैं किस व्यक्ति की कितनी कैपेसिटी है, किस तरह से आगे चलना है। और नहीं चलेंगे तो हमारे अमित शाह जी ने कह दिया ना, सबको हक है प्रजातंत्र में इलेक्शन लड़ने का, वो भी लड़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली प्रजातंत्र का महत्व क्या है, पार्टी की लीडरशिप का ग्राउंड लेवल से। नहीं, सही कह रहे हैं गोपाल जी। आप एक छोटा सा संक्षिप्त एक लाइन का जवाब दीजिएगा। क्या कहीं ये कहीं एक थॉट प्रोसेस में आया कि अगर अकेले ही चुनाव लड़ गए होते तो शायद और बेहतर कर जाते? नहीं, हम लोगों ने बिल्कुल शुरू से कई बार ये बोला, कई लोगों ने हमें शुरू में भी बीच बीच में भी बात की, लेकिन बिहार की राजनीति में 3 महत्वपूर्ण ध्रुव हैं, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी। तो इसमें महत्वपूर्ण है कि हम मिलके, क्योंकि उस ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं हम
तो हम जेडीयू को भी महत्वपूर्ण हिस्सा। ठीक है, आप सही कह रहे। तो मैं अभिषेक झा के पास जाता हूं और एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आएगा तो आपके पास भी आएंगे गोपाल जी उस पर, लेकिन पहले अभिषेक से पूछ लेते हैं। अभिषेक, इस बार नीतीश जी, ठीक है आप दोनों साथ में सहयोगी हैं, पिछली बार आपकी सीट ज्यादा थी, बीजेपी की कम, अब बीजेपी की बढ़ गई हैं, आपकी सीटें कम हो गई, और इस तरह के कुछ एक स्वर आ रहे हैं कि जो अब नेता बने या मुख्यमंत्री बने वो बीजेपी से बने। गोपाल जी से पूछेंगे उसके मायने क्या, उसके मतलब क्या, क्योंकि आप पार्टी की, उनकी पार्टी के अंदर से आवाज आई है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या आप तैयार रहेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, गृह मंत्री अमित शाह जी हों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब हो या यहाँ के जितने भी नेता हो, सब लोगों ने कई एक बार स्पष्ट कर दिया कि सीटों के आंकड़े पर कुछ भी डिपेंड नहीं करता। जब पहले तय हो चुका है कि एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार जी हैं, तो इसमें बहस क्या है? अरे आप लोग कितनी भी बात करें कि हमारे रिश्ते में दरार है, लेकिन एक बात को समझिए कि सचमुच हमारे रिश्ते में करार है। अरे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, अमित शाह जी ने कह दिया, जेपी नड्डा साहब ने जब कह दिया एक बार, तब इस पर बहस क्या है? अरे किसी पार्टी, किसी गठबंधन की कोई क्रेडिबिलिटी भी तो होती है, तो इस पर कोई बहस नहीं है। अब कोई अगर टीआरपी गेन, अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, बढ़िया, आपने स्पष्ट कर दिया। नहीं अभिषेक झा जी, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, अमित शाह जी ने कह दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कह दिया, ये तो सिर्फ उनका पक्ष, उन्होंने अपना कह दिया, उन्होंने वायदा किया, वो अपने करार पे अडिग है। मैं तो जेडीयू से पूछ रहा हूं, जेडीयू क्या सोच रहा है? अरे जेडीयू के बारे में अगर आप पूछेंगे तो जरा एक बात बताइए कि आज तक अपने किसी भी भाषण में, संबोधन में या मीडिया को दिए हुए किसी भी इंटरव्यू में नीतीश कुमार जी ने कहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है? अरे वो तेजस्वी यादव जी हैं जो सभाओं में हाथ तो मैं इसका क्या मतलब क्या समझूं? मैं इसका मुख्यमंत्री घुमाइएगा ना, मैं इसका क्या मतलब? नीतीश कुमार जी ने एक लाइन में स्पष्ट किया है कि जनता का जनादेश अगर मिलेगा, जनता मौका देगी तो हम काम करेंगे, सेवा करेंगे। बात स्पष्ट है इसमें, उन्होंने एक ही लाइन में इस बात को क्लियर कर दिया है, एक ही लाइन में उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है। ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मान रहे हैं अभिषेक की जनता ने आपको उतना ही प्यार वापस किया क्योंकि आपकी सीटें कम हो रही हैं? देखिए, हमारी जो सीटें कम हो रही हैं उसका कारण मैंने आपको बताया, स्पष्ट भी किया। और दूसरी बात की, जनता अगर मैंडेट एनडीए के पक्ष में देगी तो नीतीश कुमार जी का चेहरा ही एनडीए का चेहरा है ना, तो फिर बात स्पष्ट है, इसमें कंफ्यूजन फैलाने की क्या जरूरत है? अरे मीडिया के अगर आप एग्जिट पोल्स पे विश्वास करें तो कहा जेडीयू को निपटा रहे थे, खत्म ही हो रहा था पूरा मामला, इतनी नाराजगी दिखा रहे थे, और कहा इतना डेंट करने की किसी ने कोशिश भी की, उसके बावजूद एनडीए अडिग खड़ा है और क्लियर मैंडेट की तरफ बढ़ रहा है। तो भाई अब कोई दरार डालना चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी के साथ हमारा पक्का करार है। नहीं दरार सुनिए अभिषेक जी, दरार ना तो हम डाल रहे हैं ना विपिन डाल रहे हैं, और टीआरपी भी नहीं आ रही है, इससे हमें कोई फायदा नहीं है दरार डाल के। गोपाल जी, एससी मोर्चा के जो आपके अध्यक्ष हैं उन्होंने ऐसी अपनी बात रखी है, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। नहीं देखिए, प्रश्न आपने पूछा, आपने बयान भी सुनाया था, मैंने शायद आपने सुनाया कि ध्यान नहीं, लेकिन मैंने भी सुना था वो। यह जो अति उत्साही कुछ कार्यकर्ता होते हैं ना, वो अपने हिसाब से बोलते हैं। बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया कि हम तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे मेच्योर लीडरशिप है। हाँ। हम लोग जानते हैं कि पार्टी का, संगठन का, और सबसे बड़ी पॉलिटिक्स, मैंने आपको शुरू में क्या कहा था, इस पॉलिटिक्स ने एक चीज स्टैब्लिश की है कि लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। नहीं तो 10 लाख नौकरियां तो पहले दिन कैबिनेट में प्रॉमिस कर दी थी आरजेडी तेजस्वी जी ने, तो क्या वो लोगों ने विश्वास किया क्या? क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। मोदी जी, नीतीश जी ने जो बात कही उसकी क्रेडिबिलिटी है ना। आज इलेक्शन हम क्यों जीते? हम लोगों ने तो फिर भी 19 लाख के रोजगार की बात की। कितना गोपाल जी, मैं इस विषय को बहुत खींचना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर आप सीधा से उत्तर देंगे तो बात यहीं खत्म हो जाएगी। आपने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावनाएं थी, उन्होंने व्यक्त कर दिया, बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। वो क्लैरिफिकेशन क्या है, जो भी है, अगर कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि मेरी पार्टी 75 सीट के साथ खड़ी है और जो मुख्यमंत्री उसकी पार्टी में 40 सीटें हैं, तो अपनी भावनाएं व्यक्त करेगा। मैं उस पर सवाल पूछ रहा हूं कि आपका व्यू क्या है पार्टी का इस पे? कार्यकर्ताओं की भावनाएं कुछ भी हो, जो हमने तय कर लिया वही होगा। नहीं, कार्यकर्ता की वो इंडिविजुअल उनकी भावना है, उन्होंने अपने तरफ से कहा है। कोई कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से ये भावना प्रेषित नहीं की है। बात यह है कि हमने इलेक्शन किस एजेंडा पे लिखा। अगर आप मैनिफेस्टो में भी देखें, हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो में लिखा तो उस
तो यहाँ पर गोपाल जी का ऑडियो और वीडियो थोड़ा सा ग्लिच आया, और ये होता रहता है क्योंकि सब घर से जुड़ते हैं और ऑनलाइन जुड़ते हैं। इन दिनों स्टूडियोज में तो नहीं आ रहे हैं कोई भी, बस वैसा ही कुछ है, तो यही थोड़ा सा विलंब। एक बार टैली दोबारा से आपको आपके सामने है, बीच बीच में अपडेट दे दें। तो यहाँ पर बहुत देर से नीरज जी कुछ खिसका नहीं है, वो 122 114 थोड़ा अटक के रह गया है। 123 देख लीजिए इस समय लोअर बैंड पे आ रहा है, 113 123 तो वहीं पर है, वो नंबर खिसक नहीं रहे। इस बीच में चुनाव आयोग का भी बयान देख रहा था कि उन्होंने कह दिया हर हाल में गिनती आज रात ही खत्म होगी, आगे नहीं जाएगी, आज ही फाइनल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर देखें तो 123 114 भी आखिरी का 40%, 2 घंटे 3 घंटे कितना लेगा वो थोड़ा कश्मकश बनाएगा। जी प्रोफेसर रामबली सिंह, अगर आपको मेरी आवाज आ रही तो मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था। रामबली जी शायद फिलहाल हमारे साथ नहीं है। नहीं, अच्छा, आलोक शर्मा जी इसका जवाब दे सकते हैं। शर्मा जी, एक बड़ा प्रॉमिस किया गया इस इलेक्शन में, 2 चीजें बड़ी तौर पे देखी गई। एक तो ये जो 10 लाख नौकरियां जिसका जिक्र अभी गोपाल जी भी कर रहे थे, ये आप लोगों के चुनाव प्रचार का एक बड़ा प्रमुख अहम एजेंडा था, जिसको आप बार बार हार्प कर रहे थे कि हम 10 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में ही साइन कर देंगे। लेकिन ये बहुत अपील करता हुआ दिख नहीं रहा सर नतीजों के हिसाब से। धन्यवाद, आपको याद आई, मैं भी हूँ। अच्छा रहा, सब बाकी सब लोगों का कनेक्शन कटा तो कम से कम मेरा नंबर आ गया। नीरज भाई, जहाँ तक बात 10 लाख नौकरियों की है, और अभी बीजेपी के प्रवक्ता क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे थे, इन्होंने तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। वो 2 करोड़ रोजगार के ऊपर शायद किसी टीवी चैनल ने एक बार भी शो नहीं किया हो। दूसरा 15 लाख वाली बात भी थी। तो क्रेडिबिलिटी की बात तो अगर शिवसेना होगी तो बहुत अच्छा बता देगी। और गठबंधन की बात जहाँ तक है कि हम साथियों का और ये और वो, ये जेडीयू के साथ गठबंधन के क्यों तोड़ा था मोदी जी ने, और मोदी जी ने किस शब्दावली का इस्तेमाल किया था आपस में। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अवसरवादिता अगर किसी गठबंधन में रही होगी तो जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ बीजेपी की सरकार और जेडीयू की बीजेपी के साथ सरकार, ऐसे शायद मौके बार बार नहीं मिले होंगे। जहाँ तक बात आपने 10 लाख रोजगार वाली बात कही है कि स्वाभाविक है कि 10 लाख रोजगार में से 4 लाख 4.5 लाख तो बीजेपी ने ही कह दिया कि खाली पद पड़े हुए हैं, और उसके अंदर 10 लाख रोजगार कैसे दिए जाएंगे, क्या होगा, उसका पूरा एक खाका तैयार किया जाएगा। आज अभी आप बार बार पूछ रहे हैं कि सीएम कौन बनेगा, नीतीश जी बनेंगे कि नहीं। कहावत मुझे याद आ रही है कि गांव बसा नहीं और पहले ही आ गए। भाई रिजल्ट तो आने दीजिए, अभी 40% पोलिंग बाकी बची हुई है, और जिस तरह से नेक टू नेक कंटेस्ट चल रहा है, मुझे लगता है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और इन तमाम सवालों पे विराम लग जाएगा। नहीं सर, गांव तो अभी देखिए आपका भी नहीं बसा है, और जिस तरह के नतीजे दिख रहे हैं उसमें बहुत कांटे की टक्कर है। हम नहीं कह रहे हैं, अभी हमने जो पहले डिक्लेयर किया वही डिक्लेयर किया है। लेकिन अगर नीतीश जी को उन्होंने डिक्लेयर किया है तो आज बीजेपी के अंदर से ये आवाज क्यों आ रही है कि हमारा सीएम होना चाहिए। और ये तो इस चीज के मास्टर हैं कि किस तरह से अपने गठबंधन के घटक दलों का गर्दन पे पैर रख के आगे जाया जाए। अकाली दल से पूछ लीजिए उनकी आत्मा क्या कह रही है। शिवसेना तो चिल्ला चिल्ला के कहा ही है। तो मुझे लगता है कि अभी समय है और बीजेपी इस चीज में मास्टर रही है। उन्होंने तो किस तरह से चिराग पासवान को तैयार किया, चुनाव खत्म हो गया, मुझे लग रहा है अपमान किया तमाम मंचों से, पूरे देश ने देखा है। आलोक जी अभी चुनाव खत्म हो चुके हैं, गिनती चल रही है, नतीजे आने वाले, इसलिए इस तरह की भाषण का कोई फायदा नहीं। मैंने जो आपसे सीधा सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना आप। अब ये सब बातें करने कोई मतलब थोड़ी। उत्तर दिया जनता ने दे दिया अपना वोट। अब जो भी होगा अभी थोड़ी देर में आपने पीछे भी अभी ईवीएम नहीं आपने अभी भी नीरज भाई अभी भी आपने कहा ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, गुजरात में एक मंत्री है जो 2 बार जिन्होंने हाई कोर्ट ने जिनको हरा दिया है, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेके बैठ गए, मंत्री बने हुए हैं यही पोस्टल बैलेट के चक्कर में। 2 बार उनको हराया, नाम बताया मैंने, एजुकेशन मिनिस्टर हैं अभी वहां पर। 50 केस ईवीएम से रिलेटेड विभिन्न न्यायालयों में पड़े हुए हैं। 7 केसेस में बीजेपी के कैंडिडेट 7 केसेस में हार चुके हैं ईवीएम मशीन के चक्कर में, लेकिन हायर कोर्ट्स में वो स्टे लेके बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है। और ईवीएम पे सवाल तमाम लोगों ने उठाए हैं पहले भी। आज मेरा केवल ये कहना है कि अभी नतीजे चल रहे हैं, काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग चलने दीजिए। हमें पूरा भरोसा है कि इस तरह की कोई नौबत किसी तरह की नहीं आएगी कि कौन सीएम बनेगा नहीं बनेगा। महागठबंधन की सरकार आएगी। महागठबंधन में सीएम का सवाल किसने उठाया? आप तो जबरदस्ती उसका जवाब दे रहे हो। मैंने पूछा भी नहीं। मैंने कब पूछा कि महागठबंधन में सीएम का कोई डिस्प्यूट है?
मैं तो एक बीजेपी में अलग से बात पूछ रहा था। नहीं, मैं कब कह रहा हूं कि महागठबंधन में आपने कोई सवाल उठाया? आपने मैंने कहा ना कि हमारे को कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ और तेजस्वी यादव उसमें मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें प्रॉब्लम कहां है? किसने सवाल पूछा? मैंने पूछा क्या आपसे कि आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम है? मैंने तो आपसे ये पूछा कि आपने जो 10 लाख का एक आइडिया दिया था वो इतना कैचअप नहीं किया, इसका जवाब आप दीजिए। देखिए, मैंने कहा कि 4 लाख से ज्यादा नौकरियां पेंडिंग है बिहार में, ये सच्चाई है। और 1.25 लाख करोड़ का तो पैकेज मोदी जी दे ही आए थे, तो कहीं ना कहीं रखा ही होगा वो किसी बक्से में, उसको भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग। जो लोग एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए वो लोग हमसे पूछ रहे हैं कि रोजगार कहां से देंगे। 2 करोड़ लोग रोजगार की बात मोदी जी ने की। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, 45 साल में बेरोजगारी दर कोरोना से पहले ही हाईएस्ट पहुंच गई। पहले मुख्य प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने रोजगार देने की जगह 10 करोड़ रोजगार लोगों के छीन लिए। वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। वक्त आने दीजिए, रोजगार भी दिए जाएंगे। गोपाल जी आपके पास आलोक मेहता जी की बात एक चलना चाहता हूं। रोजगार भत्ते की बात की थी तो अभी 53 सीटों पे बाई इलेक्शन हुए हैं आलोक जी, 53 सीटों पे बाई इलेक्शन हुए हैं। सभी के परिणाम आपको पक्का पता होंगे, मुझे ये उम्मीद है। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, त्रिपुरा में, माफ कीजिएगा मणिपुर में, बहुत जगहों पे आए हैं। कहीं दिखा नहीं कोई और, सफाया है पूरा। जिस गुजरात के आप 12 उदाहरण दे रहे हैं वहां 8 के 8 जीत गए हैं वो। तो अप्रूवल रेटिंग किधर है ये भी तो आप देखिए ना जरा। देखिए, स्वाभाविक है। क्या स्वाभाविक क्या है इसमें? स्वाभाविक है। अभी आपने गुजरात में एक स्टिंग ऑपरेशन भी देखा होगा सोमा भाई पटेल का, उसमें करोड़ों रुपए की बात हो रही थी। वो आलोक मेहता जी, जहाँ पर मुझसे तो सुन लीजिए कहीं ना कहीं, एक मिनट सर, एक मिनट, आलोक जी से बहुत देर से नहीं गया हूँ। आलोक मेहता से बात आपके पास आता हूँ। आलोक मेहता जी, कहीं ना कहीं झुकाव रहता है। जो मेगा ट्रेंड इस समय देश में दिख रहा है उसको भी नकार रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि अभी परिणाम मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह की बातें कर रहे हैं आलोक जी, जैसा लग रहा है कि हार ही गए चुनाव इसलिए सब कुछ ये बातें कर रहे हैं। आलोक मेहता जी, देखिए, हम नाम होने से थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मेरा मतलब है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, यही तो मीडिया का करिश्मा है। हम कहते हैं वो आलोक जी कहने में वो कंफ्यूजन हो रहा है। मेहता जी बोलिए। मैं आलोक मेहता जी से पूछा भाई। आलोक शर्मा जी, आलोक मेहता जी से मैंने सवाल पूछा जी। जी, आपने ठीक कहा। देखिए, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी इतना अच्छा वहां पर इस बार कर पाएगी, क्योंकि लोग पार्टी छोड़ करके आए और कांग्रेस के पुराने लोग थे। लेकिन नीरज जी, इस बार इसीलिए जैसे कर्नाटक में हुआ, वो भी कांग्रेस छोड़ के गए। मैं नहीं कह रहा हूं कि दल बदल कोई बहुत अच्छी चीज है, लेकिन देखिए, आदमी ने यदि अपने इलाके में काम किया और पार्टी का बैनर अच्छा है, दोनों चीज चलती है। देखिए, आप बहुत बड़े चैनल में हैं और आप एक अपना चैनल कल बना करके कल कोई मान लीजिए अचानक कुछ करने लगे, तो हो सकता है कि उतनी आपकी दोनों की मिक्स नहीं हो पाएगी ना। आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, चैनल छोटा हो जाएगा। यही पार्टियों की स्थिति है। मुझे लगता है कि जो असर आपने जो पहले कहा, हम उससे सहमत हो। आलोक शर्मा जी की अपनी राय है, पार्टी की राय है, लेकिन ऐसा सही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ योजनाओं का जहां लाभ पहुंचा, उसमें बिहार भी शामिल है, तेलंगाना, दूसरे सब राज्यों में जहां दूसरे पार्टियों की सरकारें थी, वहां पर भी ठीक से उनको सफलता मिली है। और इसलिए बिहार में भी कांटे का मुकाबला है, लेकिन उनको राइट ऑफ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। और ईवीएम तो देखिए, गिल साहब को तो मनमोहन सिंह ने अपना वो बनाया था मंत्री, जिन्होंने चुनाव के समय में सब मशीनें जब चालू हुई हैं, तो इसलिए उस पर ईवीएम पे शंका करना भी अजीब व गरीब लगता है। पूरा झुक करके स्वीकार करना चाहिए कि दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में बेड़ा गर्क कर दिया, मान लीजिए, उसमें क्या बुरी बात है। कमलनाथ जी जो है वो दिल्ली के अच्छे नेता हैं, ऐसे बीजेपी में कई नेता हैं जो राष्ट्रीय नेता हो सकते हैं। भूपेंद्र यादव जी ने हो सकता है उतना फायदा बिहार में न दिया हो, मैं ये सब मानने को तैयार हूं। लेकिन ये कहना कि नहीं जी सब कुछ गड़बड़ है और सब कुछ जो कुछ हम करते हैं वही अच्छा है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है पार्टी प्लस कैंडिडेट, यहां भी जो लोग हार रहे हैं, बीजेपी या जनता दल यूके या इवन आरजेडी के भी जो लोग पहले विधायक रहे हैं, वो इसलिए हार रहे हैं कि उन्होंने अपने इलाके में काम नहीं किया या उनके ऊपर गड़बड़ियों के आरोप रहे हैं, इसलिए वो विफल हो रहे हैं। इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा, मैं तो मानता हूं कि बड़ा ऐतिहासिक है। देखिए, एक जगह गोली नहीं चली है, अभी तक कोई लूट करके नहीं ले जा रहा है। मैंने और आपने देखा है वहां पर लूट करके पूरे बूथ, अभी भी मैं इसलिए कहा था ईवीएम मशीन लेके जा सकते हैं। कांग्रेस के या आरजेडी के या पासवान जी के कलाकार वो जाके कह दे कि नहीं जी हम तो मशीन उठा के ले गए, ये काम बाकी रह गया है, वरना हुआ नहीं।
यही लोकतंत्र की ताकत है, उसको स्वीकार करना चाहिए। जी चलिए एक बार फटाफट फिर से नंबर बता दे, कुछ ज्यादा बदला नहीं है लेकिन फिर भी आपकी स्क्रीन पे लगातार आ रहे हैं, लेकिन बोल के बता देते थोड़ा। जी आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। एक बार जरा दर्शकों को नंबर बता दें। एनडीए 122 और आरजेडी 114। बहुत देर से यही टिका हुआ है। एलजेपी का अभी तक कोई खाता नहीं खुला है। शायद गोपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गोपाल जी बोल दीजिए फटाफट, फिर मुझे असीम खान साहब के पास जाना है। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कांग्रेस की स्थिति ये है कि हम नहीं सुधरेंगे, भाजपा को सुधारेंगे। जब तक वो आत्मचिंतन नहीं करेंगे इसी तरह से कनेक्ट रहेगा। हम जनता के साथ कनेक्ट करके आगे काम कर रहे हैं और उसको इसी कारण ये जो 53 और जो सारे पूरे देश में हो रहा है, ये केवल इसलिए नहीं कि हम भाषण दे रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे हमारे कार्यकर्ता और जो रिप्रेजेंटेटिव वो काम कर रहे हैं। इस चीज को सबको, देश को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है सर, चलिए बढ़िया। आसिम खान साहब, अब मैंने सोचा था कि जब तक मैं आऊंगा दोबारा आपके पास शायद वहां 1 का नंबर दिखेगा, लेकिन वो अभी भी 0 है। आपने कहा कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, चलिए ठीक है, लेकिन यहां से आगे क्या करेंगे? असीम जी। हेलो जी आपसे सवाल सर। क्या मैं ये कह रहा था कि जी सवाल ये था सर कि मुझे लगा कि काफी देर बाद आपके पास आना हुआ। मैं उम्मीद में था कि वो 0 जो है वहां पे शायद एक आध नंबर आए सामने, एक आ जाए तो थोड़ा और अच्छा लगेगा बात करने में। तो आपने कहा कि खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं था, वो 0 वहां दिख रहा है। लेकिन फिर यहां से आगे क्या करेंगे? प्रासंगिकता क्या रह जाएगी पार्टी की? नहीं, इसमें समीक्षा होगी पार्टी का। आगे हम लोग 2025 के लिए तैयारी करेंगे, इसमें क्या बात होगी। जनता मालिक है, जनता का जो मैंडेट है वो हमने स्वीकार किया है। एक भी सीट नहीं। और इस पे समीक्षा होगी, और समीक्षा होने के बाद आगे की रणनीति हम लोग पार्टी की जो होगी उसको बनाई जाएगी। लेकिन एक भी सीट नहीं आई सर। एक तो बनती थी, कम से कम एक खाता, एक तो 0 तो ना होता। भाई हमने कहा ना, जनता मालिक है, जनता ने जो जनादेश दिया है उसको हमने स्वीकार कर लिया जी। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि हमारे जो अलायंस पार्टी, जहां सेंट्रल में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उनकी सीटें बढ़ रही हैं लगातार। हमें खुशी का विषय ये भी है एक। अरे ये खुशी का विषय कि आप अगर उनके साथ होते तो इतनी देर तक ये काउंटिंग चलने की नौबत नहीं आती, खत्म हो जाता अब तक खेल। नहीं, ऐसी बात नहीं। काउंटिंग की एक प्रक्रिया है, ये जो महामारी से उसमें स्लो है। तो एक जगह से जैसे 7-7 टेबल दो जगह पे एक जिसको लेकर के इतनी देर से हम लोग बहस कर रहे हैं। आलोक जी मेरे ऊपर नाराज हो रहे हैं कि मैं सवाल नहीं उठाता हूं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया है और उसमें जो थोड़ी सी। आलोक शर्मा जी सवाल उठाता हूं आपके सामने, इररिस्पेक्टिव, ध्यान से सुनिएगा सर। अभी जो नतीजे आएंगे इसमें मान लीजिए एक फर्ज तौर पे कि आपका ही गठबंधन जीत जाता है, तब भी कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का समय आ गया है सर। अब मैं शब्द यूज नहीं करना चाहता, लेकिन आप बहुत ही मतलब निचले स्तर पे पहुंच चुके हैं। आप तीसरे नंबर की पार्टी हैं बिहार में, तीसरे चौथे, इवन सीपीआई एमएल के बराबर आपकी सीटें आ रही। 20-30% का स्ट्राइक रेट है। यही स्थिति आपकी महाराष्ट्र में है, यही स्थिति आपकी उत्तर प्रदेश में, यही स्थिति आपकी बंगाल में है, यही स्थिति आपकी तमिलनाडु में। कांग्रेस को अपने लिए सोचे कि हमेशा वो तीसरा चौथा भाई बना रहेगा। मध्य प्रदेश में भी हो जाएगी। नहीं, वहां कैसे होगी सर? वहां तो कोई और है ही नहीं, आप ही दोनों लोग हैं सर। तमिलनाडु में हम 1967 के बाद हम पावर में नहीं है। तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में भी लगभग 50 वर्षों से हम पावर में नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है ना कि आप इतने साल से क्यों सत्ता से बाहर हैं? पावर में नहीं है हम। एक मिनट, नहीं, ऐसा नहीं है। सोचने वाली बात ये भी है कि किस तरह के गठबंधन किए गए, हमसे कमियां रही होंगी, लेकिन सोचने की बात ये भी है कि हमने कभी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया जिस तरह से बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग करके और राज्यों को हथियाया है। गोवा भूल गया, गोवा में हमारी सरकार आई और उसके बाद क्या हुआ? अरुणाचल भूल गया आप, क्या हुआ उसके अंदर? मिजोरम भूल गया आप, किसकी ज्यादा सीटें थी और कौन मुख्यमंत्री बना? मेघालय भूल गया, मध्य प्रदेश भूल गया। आपने तमाम सीडीज आ रही हैं और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का कहीं भाई गलत तरीके से तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ईडी सीबीआई के छापे, एक दिन फारूक अब्दुल्ला जी स्टेटमेंट देते हैं, अगले दिन वहां सीबीआई पहुंच जाती है। आपने नहीं देखा क्या? आलोक जी, जरूर ये मैं कह रहा हूं कि आत्ममंथन के लिए आप तैयार नहीं, स्वीकार करता हूं, लेकिन आप बिल्कुल तैयार नहीं है। गोवा में जो आपकी सरकार बनवाने के लिए गए थे उनसे आपने कभी पूछा? सहमत नहीं हूं। गोवा में जो सरकार बनवाने के लिए जिनको जिम्मेदारी दी गई थी 10 जनपद से कि आप जाइए वहां बात करें, उनसे कभी आपने ये सवाल पूछा जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने वहां जाके क्या किया? तो क्यों रहे थे रात को?
ये सवाल आप हमसे पूछने बजाय उनसे पूछते। रात को चार्टर्ड प्लेन लेकर गए थे और उस चार्टर्ड प्लेन में क्या गया था, ये सवाल तो मीडिया का उठाने का नाचना में आंगन टेढ़ा। आप खुद ना कर पाओ तो कहोगे साहब ये गेल भी गड़बड़ था। अच्छा चलिए मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो और देता हूं। हम बिल्कुल टाइम मशीन में चलते हैं सर, हम बिल्कुल आलोक शर्मा जी टाइम मशीन चलते हैं। 2014 में मोदी जी आए, आपको लगता सारी गड़बड़ वहीं से हो रही। चलिए उसके पीछे चलते हैं, यूपी में क्यों नहीं आप कर पाए तब 2014 से पहले, क्यों नहीं बना पाए सरकार आप? बंगाल में क्यों नहीं बना पाए? देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह की जातिवादी राजनीति रही है बहुत लंबे समय और उन्हीं जातिवादियों से आपका समझौता है, वो हमारी फील्ड नहीं है। हम उस खेल के मास्टर नहीं हैं। क्या बात कर रहे हैं? अभी यूपी इलेक्शन आपने उन्हीं के साथ मिलकर लड़ा है और उसमें कहीं ना कहीं जनता हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर रही है। तो अभी आप बताइए ना, क्यों लड़े आप प्रदेश के अंदर 2017 में भाई मोदी जी क्यों लड़े? देश के प्रधानमंत्री होकर शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, हम इस लेवल पर नहीं जा सकते। यूपी में मिलकर चुनाव क्यों लड़े? जब 2 यूपी के लड़के चुनाव लड़ रहे थे तब जातिवाद आपको याद नहीं आ रहा था? यूपी के 2 लड़के चुनाव लड़ रहे थे, गठबंधन में चुनाव लड़ना जातिवाद हो जाता है क्या? तो और क्या जाते फिर आप जो आरोप लगा रहे हैं दूसरे को किस बात के लगा रहे हैं? चुनाव लड़ना दूसरे के ऊपर जो आप आज मायावती किस बात के लिए आरोप लगा रहे हैं? अपने एमएलसी और क्या करने के लिए बांट रही है और बीजेपी ने तो सपा के साथ भी सरकार बनाई, बसपा के साथ भी सरकार बनाई। मैं तो कह रहा हूं ना कि आप उनको छोड़ो, अपनी बताओ ना। आप जातिवाद और किस लिए करते हैं? लोग चुनाव लड़ने के लिए तो करते हैं। आपने क्या किया? 2 लड़के मिलकर चुनाव लड़े, किसी के साथ गठबंधन फिर उसके बाद सारे लोग मिलकर लड़े उन्हीं जातिवादी पार्टियों को जिनको आप दोष दे रहे हो कि यूपी में ये लोग मेरा ये कहना है कि चुनाव लड़े आप। मेरा ये कहना है किसी के साथ सरकार मिलकर लड़ लेना जातिवाद हो जाता है क्या? चलिए तो आप ही की परिभाषा हमारा सवाल है मेरा। चलिए यहाँ ब्रेक लेंगे और ये देखिए बहुत देर बाद ये चुनावी मीटर थोड़ा घूमा है। आलोक जी के लिए थोड़ी अच्छी खबर, राहत की खबर यहाँ से आ रही है। देखिए ताजा आंकड़े में थोड़ा सा परिवर्तन आता हुआ, ताजे आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं और यहाँ पर जो है अब वो जो महागठबंधन है उसकी लीड हल्की सी अपनी जगह से आगे खिसकी है। एनडीए के हिस्से से थोड़ा सा कम हुआ है, 115 पे आरजेडी प्लस और एनडीए 2 खिसक के 120 पर आ गया। तो ये अब धीरे धीरे क्लोज इन हो रहा है, बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं फटाफट, बातें भी बहुत दिलचस्प चल रही हैं और ये आंकड़े भी तुरंत हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। तो बिहार का चुनावी दंगल हो चला है बेहद दिलचस्प। पल पल में यहां पर बाजी जैसे कभी इधर तो कभी उधर, एक सीट ऊपर एक सीट नीचे और जैसा हमने आपको शुरू में बताया बहुत थिन मार्जिन पे बहुत सारी सीटें चल रही हैं। ताजा नंबर्स आपकी स्क्रीन पर लगातार मिल रहे हैं। जहां एनडीए के पास 120 का आंकड़ा है तो सिर्फ 5 के डिफरेंस पे खड़ा हुआ है महागठबंधन। और देखिए एलजेपी के लिए 1 नंबर दिखाई दिया, बधाई हो असीम साहब, अब वो 0 या 1 हो चुका है और अदर्स के खाते में अब रह गए हैं 7 जो थोड़ी देर पहले 8 थे। तो हर पल ये समीकरण बदल रहा है, लगातार ये समीकरण बदल रहा है और चुनाव आयोग ने कहा है कि जो भी होना है वो आज रात हो जाएगा। अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कौन संभालेगा बिहार की सत्ता, ये देखने वाली बात होगी। बहुत ही कश्मकश भरी ये लड़ाई यहां पर चलती हुई और हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक जी आपके पास बहुत देर से नहीं आए। देखिए आप कह रहे हैं कि यहां पर शायद लगता है अभिषेक अभी हमारे साथ नहीं है तो हम अभिषेक के पास जाएंगे दोबारा, लेकिन यहां पर चलते हैं एक बार आलोक मेहता जी के पास। आलोक जी जिस तरीके से नंबर ये बार बार देखिए अब 115 और 120 से 5 का डिफरेंस यहां पर रह गया है और ये 5 का डिफरेंस तो कभी भी पड़ सकता है क्योंकि हम जान रहे हैं कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिनमें 5000 से भी कम का मार्जिन है। आपको क्या लगता है क्या होगा? एक मैं आपके अनुभव से पूछना चाह रहा हूं, आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है? देखिए हम ये तो नहीं कह सकते कि कहीं 500 से हार जाते हैं, कभी 200 से हार जाते हैं। मेरे सारे चुनावों के अनुभव यही है कि देखिए इसलिए इस तरह के मामलों में खास करके एक सीट पर जहां दाव पर लगा है वहां पर ये कहना कठिन होगा। लेकिन मैंने यही कहा, जिसके एक और बात ध्यान दीजिएगा अर्पिन जी, और कल भी मैंने कहा था सबसे बड़ा दल बन करके कौन उभर के आता है। तो ये दावा हो सकता है कि आरजेडी कहे कि मैं सबसे बड़ा दल हूं, मुझे बुलाइए। वो गठबंधन की वो बाकायदा एप्लीकेशन दी जाती है, कहा भी जाता है, लेकिन वो कहेंगे नहीं हमारे ये जो दूसरे साथी हैं जो कल जेडीयू में थे उनको भी हम तोड़ लेंगे, मान लो कुछ दावा ऐसा करें। तो इसलिए ये भी एक बड़ी परीक्षा होगी कि कौन सबसे बड़ा दल आता है।
वैसे कानून तो कहता है कि यदि चुनाव के पूर्व का गठबंधन है उसी को ही मान्यता मिलती है। इसलिए आप और हम भविष्यवाणी न करें, लेकिन हाँ ये सही है कि फिलहाल बीजेपी और वो इस शक्ति में है कि यदि 5-7 का जो कम है, जो बातें अन्य दिखा रहे हैं या कुछ कोई दूसरा जो आता है, उनको छोटे लोग तुरंत बड़े दल के साथ चले जा सकते हैं या जो बड़ा ताकतवर गठबंधन है उसके साथ चले जाते हैं। इसलिए सरकार बनने का दावा बीजेपी जरूर करेगी और आरजेडी भी कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। रात को नहीं, कल सुबह, बल्कि परसों तक आपको इंतजार, कल तक उस पर रस्साकशी चल सकती है। ये बहुत दिलचस्प, तो ये भी बिहार के लिए एक अलग तरह का संकट होगा। करेक्ट, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही सर। और ये जो आंकड़े जिस तरीके से बदल रहे हैं, परिस्थितियां बन रही हैं, उससे ये सिचुएशन हो सकता है कि बन जाए। तो एक एक कमेंट इसमें गोपाल जी और आलोक जी से बनता है। गोपाल जी, जिस तरह से आंकड़े बार बार घूम रहे हैं, ठीक है आपका कॉन्फिडेंस होगा कि आप 122 से ऊपर ले आएंगे, आलोक जी का भी ऐसा ही होगा, लेकिन मान लीजिए परिस्थिति ऐसी खड़ी तो 120, 118 इस टाइप से हो जाता है, तब? नहीं, देखिए, यह तो परिस्थिति जैसी उभर के आएगी, जनता की जो मैंडेट होगा उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। लेकिन ऐसा है कि हम लोग जिस तरह से हमारा ग्राउंड मैनेजमेंट है और सब चीजें जिस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ और वहां पे जिस तरह से हम काम करते हैं, तो पूरी तरह से हमें लगता है कि हम लोग सरकार बनाने में वहां पे हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि वो मैंडेट भी वहां का बिहार की जनता का हमारे साथ ही है और वह लोगों का सपोर्ट, विकास की राजनीति, पूरी तरह से जो जंगल राज को पूरी तरह से नकारने वाली बात है, तो उस चीजों को हम मान के चलते हैं। और हमें लगता है कि टफ फ्रिक्शन रहेगा, लेकिन नेक टू नेक फाइट के बाद भी अल्टीमेटली बिहार की जनता काफी समझदार है और वह एनडीए को ही बहुमत देगी, क्योंकि डबल इंजन ग्रोथ तभी संभव है जब प्रदेश और केंद्र में ऐसी संबंधित टाइप की सरकार हो जो आपस में लड़े ना। जी आलोक जी, आपका भी कमेंट। आलोक शर्मा जी। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी पिछली बार भी हारी थी इसी नकारात्मक प्रचार की वजह से, और बीजेपी इस बार भी हारेगी नकारात्मक प्रचार की वजह से। पिछली बार हारे नहीं थे क्या? ये पिछली बार मोदी जी ने 46 रैली की, तब भी हारे थे। तमाम तरह की झूठी घोषणाएं की, उस तब भी हारे थे। यही जंगल राज और तमाम तरह के फार्मूले लेके। अभी आंकड़े बहुत क्लोज आ गए हैं। वाजपेयी साहब, थोड़ी देर 2 घंटे और रुकिए, सरकार महागठबंधन की बननी तय है। नहीं, सरकार बना के ही जाएंगे सर। आज बहुत लंबा मैराथन शो है। आज तो हमने तय कर लिया कि जब तक सरकार किसी की बन नहीं जाएगी तब तक मैं शो नहीं बंद करूंगा आज, तो ये ठीक है। लेकिन इसमें एक बड़ा, विपिन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिख रही, ये एक जो नंबर एलजेपी के नीचे दिख रहा है, मान लेते हैं ये एक हो जाएगा, एक आदमी जीत गया उनका, ये एक आदमी देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल। इवन भले ही आप यहाँ पे गोपाल जी और झा साहब मना करें कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, उनसे नहीं चलना है, लेकिन असीम खान जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर वो एक आदमी जो है, मुस्कुरा भी रहे हैं कि वो मैं थोड़ी ही देर हो गई पहले रोल प्ले करेगा। असीम जी, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने डिफीट, अभी तो ये रुझान है, मतलब परिणाम पूरे आने दीजिए। अभी हो सकता है ना 1 से 2 भी हो सकते हैं। तो मैं तो एक पे ही कह रहा हूँ कि आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, इंतजार कीजिए। जी 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 जी। लेकिन चलिए, हम लोगों ने पहले ही कहा था, आप देखिए हम लोगों के किसी बात से, कल भी हम आपके चैनल पे हमने इस बात को कहा और आज भी फिर उस बात को कह रहे हैं, हम लोग बीजेपी के साथ हैं। और खुशी की बात है कि बीजेपी इतने संख्या में सीटें, तो वो आपसे कहेंगे कि आप उनके साथ आ जाइए, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आपका एक विधायक उनको दे दीजिए, तो दे देंगे आप? नहीं, ये तो हमारा केंद्र नेतृत्व तय करेगा। ये हमारे राष्ट्रीय, ये बहुत जल्दबाजी होगी, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के अधिकार में है, वो क्या होना है क्या नहीं होना है मैं उसमें कहना उचित नहीं समझूंगा। इसमें जल्दबाजी होगी। अभी परिणामों में ये आने दीजिए परिणाम पूरे। ओके, अब अभी जो लेटेस्ट टैली देखिए, इसमें 1 नंबर और बढ़ गया विपिन। हाँ, और इधर 116 हो गया और इधर 116। मुझे लगे ये सुपर ओवर ना हो जाए। ये देखिए आलोक जी मुस्कुरा रही है, सुपर ओवर टाइप की सिचुएशन बन रही, इधर उधर चल रहा है। तो ये क्या सिचुएशन बनेगी, फाइनल टैली क्या होगी, इसलिए ये सारी असमंजस की स्थिति, और इसलिए हम पूरी चर्चा भी कर रहे हैं। आलोक जी, एक सवाल आपके पास आता हूं मैं लेके, बिहार के जो भी नतीजे आए, जिसकी भी सरकार बने, ये नतीजे क्या मैसेज दे रहे हैं, अगर इन नंबर्स को हम स्टेटमेंट में डिकोड करने की कोशिश करें तो? आलोक मेहता जी। आप आलोक शर्मा जी से कह रहे हैं मुझसे? मेहता जी, आलोक मेहता जी। देखिए, मुझे लगता है कि देखिए इसका जी,
इसका बंगाल पर भी असर पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर होगा। देखिए, यदि जेडीयू उसके बाद यदि यहाँ सरकार नहीं बन पाती है तो उसका केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसका क्या प्रभाव होगा, चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी की जगह उनको जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये एक बड़ा एक राष्ट्रीय परिदृश्य में भी आने, चूंकि अगले साल भी फिर चुनाव है। मैंने अभी तो कल अमित शाह जी ने वहाँ उद्घाटन, मैंने जैसे कहना चाहिए एक तरह से शुरुआत कर दी, शंखनाद वहाँ बजा दिया। तो बंगाल भी एक, इसका असर बंगाल पर पड़ने वाला है और इसका असर आगे भी जिस तरह की राजनीति है, महाराष्ट्र में अभी घमासान मचा हुआ है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसके बाद और अधिक संघर्ष की स्थिति पार्टियों के लिए होगी। और सबसे बड़ा समस्या ये है कि जब ऐसी कोई दल की पार्टियां बन जाए जो केंद्र से लगातार टकराव करे, जो ममता जी वहां पर जैसे लड़ाई में मूड में है, तो उसका असर भी प्रदेश की जनता पर भी पड़ने वाला है, नतीजा चाहे जो भी हो। जी, अच्छा विपिन, जल्दी से जाते जाते इस पे थोड़े से नाम बता दें जो प्रोमिनेंट इसमें दिख रहे हैं। राजकुमार राय जेडीयू के हैं जो चुनाव हार गए हैं, हसनपुर से ये चुनाव लड़े थे। राजीव लोचन नारायण सिंह जेडीयू के हैं, ये भी चुनाव हार गए, मोकामा से ये चुनाव लड़े थे। राकेश रोशन लोजपा के हैं, ये पीछे चल रहे हैं राघोपुर से, जो कि सीट तेजस्वी की है। लव सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा के सुपुत्र हैं, कांग्रेस से चुनाव हार गए हैं, बांकीपुर से इन्होंने चुनाव लड़ा था। जीताराम मांझी चुनाव जीत गए हैं, एचएम के अध्यक्ष हैं ये, तो ये चुनाव जीत गए हैं। तेजस्वी चुनाव जीतने के कगार पे हैं, आगे चल रहे हैं, आरजेडी से, राघोपुर से। तेज प्रताप यादव भी आगे चल रहे हैं, ये हसनपुर से हैं, तो ये माफ कीजिए जीत गए हैं, वो जीत गए हैं। और उदय नारायण चौधरी आरजेडी के हैं, चुनाव हार गए हैं इमामगंज से। विजय प्रकाश आरजेडी के पीछे चल रहे हैं जमुई से। यहाँ पे मेरे ख्याल में एक नेशनल शूटर चुनाव लड़ रही थी जमुई से, वो श्रेयसी सिंह है, जो कि शायद बीजेपी की सीट से लड़ी थी, शायद वो देखना पड़ेगा कौन जीता आगे, लेकिन इसमें हाँ श्रेयसी सिंह आगे चल रही हैं जमुई सीट से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीट, ये तो ये चिराग पासवान वाले घर की सीट थी, ये जो बीजेपी लड़ रही है, श्रेयसी सिंह यहाँ से आगे चलती हुई दिख रही। चलिए यहाँ पे समाप्त करने का समय है। एक और जिक्र आगे हम लोग अभी चर्चा में करेंगे। पुष्पम प्रिया जी आई थी जी, वो चुनाव हमारे ख्याल में हार गई हैं शायद। बड़ा एक बज क्रिएट हुआ था कि बिहार में एक नया फेस तरह की, जो हार गई हैं, और ये प्लूरल्स की थी। तो खैर इस पे आगे जब चर्चा करेंगे थोड़ा सा ये भी रखेंगे कि एक नया प्रयोग इन्होंने किया, लेकिन जनता ने उसको पूरी तरीके से बिल्कुल नकार दिया। चलिए, तो यहां पर एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए, हमने कहा कि हम जाने नहीं वाले कहीं, लेकिन आवाज समाचार रहेगा आधे घंटे का, आप थोड़ा देखिए और खबरें भी मिल जाएंगी बिहार की। और मेरे ख्याल से जब दोबारा 8 बजे लौट कर आएंगे, तब तक तस्वीर वहां खड़ी होगी जहां से आगे बात करने में और मजा आएगा। तो आवाज अड्डा का एडिशन 2 आज ही नतीजे रहेंगे, आज ही देखेंगे कि कहां सत्ता जा रही है। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज 7:57 पर फिर से। अभी ब्रेक लेते हैं, आगे आवाज समाचार देखिए। नमस्कार।